हेलो बच्चों, आज आपका फिर इसमें न्यू ब्राइट के न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश सर आज आपको प्रकाश का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसके फोर्थ पार्ट आज उसमें आपको हम बताएंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, और उसी से संबंधित उसमें हम आपको वस्तु क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है और उसका प्रतिबिंब क्या है तथा हम गोली दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे। ये चीज़ हर बच्चे में हमेशा एक समस्या रहती है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये समस्या आपकी आज बिल्कुल यहीं से समाप्त हो जाएगी, और इसको हम बहुत इजी शब्दों में आपको बता रहे हैं कि उसमें किसी भी वस्तु क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है और उसका जो है वो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें प्रकाश स्रोत, क्योंकि बगैर प्रकाश के तो कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है। तो प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत इसकी इंग्लिश होगी सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है? तो सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग जानते हैं जैसे बल्ब हो गया, टार्च हो गई, सूर्य हो गया, ये सब सोर्स ऑफ लाइट हैं। लेकिन इसको फिजिक्स की भाषा में हम कैसे परिभाषित करेंगे, अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब पूछा जाए प्रकाश स्रोत क्या है, तो यहाँ से हम लोग इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ से प्रकाश किरणें, जहाँ से प्रकाश किरणें, तो जहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं। सोर्स, किसी भी चीज़ का सोर्स होगा तो जो सोर्स होगा वहाँ से चीज़ें उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं। बस इतनी सी लाइन लिखनी है कि जहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं। तो जहाँ से प्रकाश किरणें निकलती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। अब इसमें पूछ दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए आपके बहुत सारे, टार्च हो गया, बल्ब हो गया, ये सब हमारे प्रकाश स्रोत हैं। सूर्य बहुत बड़ा प्रकाश स्रोत है पृथ्वी पे। तो अब उसमें दूसरा आपसे पूछता है वस्तु। तो वस्तु क्या है, एक बार हमने आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। वस्तु को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो प्रकाश निकलता तो प्रकाश स्रोत से है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो बगैर परावर्तन के दिखाई नहीं देती हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन करेंगी उन्हीं को हम लोग देख पाते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन नहीं करती हैं उन्हें हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो वस्तु क्या है? जहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं, जहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं। भाई चलने के बाद ये गोली दर्पणों पे पड़ेंगी और वहाँ से परावर्तन करेंगी। तो जहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं, बस इतनी सी लाइन इसमें लिख देंगे तो भी हमारे वस्तु की परिभाषा उसमें आ जाएगी। तीसरी चीज़ इसमें जो है अब बनाते हैं हम लोग, वो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब की इंग्लिश होती है इमेज। इमेज, अब इमेज के लिए हम लोग लिखेंगे जहाँ पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं, या ये प्रतिबिंब तो लेंसों में भी बनता है, तो अपवर्तन के बाद मिलती हैं। इसके लिए मिलना बहुत जरूरी है। जहाँ पे प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हैं, तो जहाँ पर प्रकाश किरणें, जहाँ पर प्रकाश किरणें परावर्तन, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या अपवर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है। इसके लिए जो मिलेंगी प्रतिबिंब वही बनेगा, मिलती हैं। तो जहाँ पर प्रकाश किरणें परावर्तन, परावर्तन किसमें होगा? दर्पण में। तो ये चीज़ दर्पण जो होते हैं वो परावर्तन का काम करते हैं। दर्पण यानी कि जो मिरर हैं, और अपवर्तन के लिए लेंस हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये अपवर्तन का काम करते हैं।
तो प्रतिबिंब वहां भी बनता है, वस्तु वहां भी होगी, प्रकाश स्रोत वहां भी होगा, परिभाषाएं आपकी यही कार्य करती रहेंगी। तो जैसे पूछा जाए प्रकाश स्रोत क्या है, तो जहां से प्रकाश किरणें निकलती हैं, इमिटिंग या राइजिंग ऑफ लाइट रेज, और वस्तु जहां से प्रकाश किरणें चलती हैं, चलना प्रारंभ करती हैं यानी कि टकरा के, और प्रतिबिंब जहां पर प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीजें आपकी हमेशा के लिए इस पर रेडी रहेंगी। तो प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में और ये जानते हैं कि जो ये दर्पण पढ़ने वाले हैं, तो दर्पण में गोलीय दर्पण आज पढ़ना है हमको सबसे पहले, गोलीय दर्पण। तो चलिए इसमें गोलीय दर्पण ये हमारा 4th पार्ट है, एक बहुत मुख्य चीज़ है। गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं ये आपको उसके पहले वीडियोज में बनाया गया है कि किसी कांच के खोखले गोले के ये कटे हुए भाग होते हैं। कांच का खोखला गोला कोई काटा गया और कांच के खोखले गोले, गोला होगा तो केंद्र होगा, इसको कहीं से कट किया गया। यदि इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी गई तो ये अवतल बन जाता है, और यदि इसके दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी गई ऐसे तो ये उत्तल बन जाता है। तो ये आपको पहले से बताया जा चुका है। और जिस गोले से काटे जाएंगे उस गोले का जो केंद्र होगा वही दर्पणों के केंद्र होते हैं, और उनकी जो त्रिज्या होती है गोले की वही दर्पण की त्रिज्या बनती है। इसलिए अब यहाँ पे ये आपको हमने एक बार फिर से रिमाइंड कर दिया। अब हमारा आज जो हमें पढ़ना है वो गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन। तो परावर्तन पढ़ना है लेकिन गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल मिरर। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे सबसे पहले गोलीय दर्पण कौन से होते हैं, तो गोलीय दर्पण में आपके 2 मेन हैं। एक है इसमें आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये 2 गोलीय दर्पण हैं। इन दोनों गोलीय दर्पण की एक चीज हम इनके द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अब इस परावर्तन में प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। हमारे सामने यदि ये गोलीय दर्पण दे दिए जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया दर्पण हमारा कॉन्वेक्स मिरर है या फिर कॉनकेव मिरर है। तो इसकी पहचान हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इसको पहले बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि ये जानना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आगे की हायर क्लासेस में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे या पहचानने के तरीके क्या हैं। तो पहचानने के आपके पास 2 ही तरीके हैं। उन 2 तरीकों के द्वारा हम पहचान सकते हैं। पहला तरीका है स्पर्श करके, मतलब उनको हम छू के देखेंगे, बाई टचिंग, उनको टच करके हम देख सकते हैं कि वो कौन सा है। एक तरीका तो यह है कि उनको हम छू करके देख लेंगे। छू कर कैसे पता करेंगे, क्योंकि जो अवतल दर्पण होते हैं, अब अवतल दर्पण को देखेंगे तो वो बीच में पतला रहता है। अवतल दर्पण को देखेंगे तो जहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो सतह उसकी दबी हुई रहती है ऐसे, और बाकी उभरी हुई सतह पे उसके पॉलिश होता है। तो ऐसे करके मालूम पड़ जाएगा। और उत्तल को पहचान करने के लिए, उत्तल में इसकी दबी हुई सतह पे पॉलिश रहेगी और प्रकाश पड़ने के लिए जो चिकना तल होगा वो उभरा हुआ होगा। तो चिकना तल जिसपे प्रकाश डालेंगे उभरा हुआ है और दबे हुए पे पॉलिश है, तो ये हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण।
तो ये हम टच करके पता कर लेंगे। और यदि बीच की सतह दबी हुई है जहाँ पे प्रकाश पड़ना है तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। तो ये तो हम टच करके देख लेंगे, उससे पता चल जाता है, यानी स्पर्श करके। अब यदि स्पर्श न करें तब कैसे पता करेंगे कि ये दर्पण हमारा कौन सा है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा पहचानते हैं। प्रतिबिंबों के द्वारा, तो प्रतिबिंबों के द्वारा उसको पहचानते हैं बाय इमेज उसकी प्रतिबिंब का। अब उसको प्रतिबिंब उस पर बनवाएंगे, क्योंकि हर दर्पण है तो प्रतिबिंब तो बनाएगा ही। अब प्रतिबिंब की क्वालिटी होती है सबकी। अब मान लीजिए हम अवतल की पहचान करने उतरे, ऐसे कोई दर्पण रखा है, हमें नहीं पता है कि ये कौन सा दर्पण है। अब हमने ये दर्पण ऐसे ले लिया, इस पे ये रखा होगा कोई। अब हम इसके सामने कोई वस्तु ले जाएंगे, इसके पास कोई वस्तु ले जाएंगे और वो पास वस्तु को धीरे धीरे इससे दूर हटाएंगे। यदि धीरे धीरे दूर हटाने से इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता रहे, इसका प्रतिबिंब जो है, जैसे हम इसके पास से पीछे हटाएंगे ऐसे, तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो आपका बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इससे दूर हटेंगे प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, तो पता चल जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब बढ़ता उसी में है जो अवतल होता है। तो ये तो अवतल की पहचान हो गई। और यदि ये प्रतिबिंब बढ़ने की बजाय घट रहा हो, तो घटने का काम ये इसी मान लो इसके पास ऐसे हमने प्रतिबिंब रखा और ये जैसे इसको हम दूर के पास से दूर ले जा रहे हैं, प्रतिबिंब घट रहा है। प्रतिबिंब का जो आकार है या साइज है घटता जाता है। तो यदि इसका साइज या आकार घट रहा है, इसके पास से ले जा रहे हैं और प्रतिबिंब को लगातार देख रहे हैं, घट रहा है, तो ये उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। और यदि बढ़ रहा है, उसके पास ऐसे वस्तु को रखा और जैसे जैसे दूर ले जा रहे बढ़ रहा है, तो ये अवतल होगा, अवतल दर्पण। तो ये हम प्रतिबिंब के माध्यम से प्रतिबिंबों के द्वारा भी पहचान सकते हैं। अब मान लो हमारे पास दर्पण है ही नहीं, हमसे काफी दूर है, अब दोनों दर्पण हमसे दूर हैं, तब हम कैसे जानेंगे कि ये जो दर्पण है ये उत्तल है या अवतल है? उसके लिए भी एक तरीका है आपके पास, उसे सीख लीजिए कैसे पहचानेंगे। तो जो दर्पण दूर है, दूर वाले से हम प्रतिबिंब को देखेंगे। यदि वो प्रतिबिंब हमारा जो है छोटा बन रहा है और दूर वालों के प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे बनते हैं, तो यदि छोटा और उल्टा बन रहा है तो समझ लीजिएगा ये अवतल है, अवतल दर्पण। और यदि इसमें बहुत छोटा और सीधा बन रहा है, छोटा और सीधा, क्योंकि जो उत्तल होता है वो तो हमेशा सीधा ही बनाता है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये बस जो दर्पण है वो हमारा उत्तल है। तो यहाँ पे पहचान हम कर लेंगे, एक स्पर्श करके कर सकते हैं, प्रतिबिंबों के द्वारा कर सकते हैं। प्रतिबिंबों के द्वारा यही करेंगे कि सबसे पहले उसके पास में वस्तु ले जाएंगे, दूर हटाएंगे, दूर हटने से यदि प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है तो अवतल, छोटा हो रहा है तो उत्तल, बस सिंपल है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और गोलीय दर्पणों में हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें बहुत कायदे से ध्यान होना चाहिए। भाई कोई भी प्रतिबिंब बना रहे हैं, यदि उसका हमें रूल्स, क्योंकि हर काम साइंस में रूलों के आधार पे होता है, यहाँ पे सब चीज़ नियमानुसार होती है। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम में कुछ रे डायग्राम है, वो आपको पहले जानना बहुत जरूरी है। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम देखिए, प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि रे डायग्राम हम उसको कैसे खींचेंगे। तो इसमें पहली किरण ऐसे हम देखिए दिखा रहे हैं आपकी, ये मान लेते हैं हमने एक सामने रख दिया, इसकी उभरी हुई सतह पे पॉलिश कर रहा हूँ, तो जिसकी उभरी हुई सतह पे पॉलिश होगी निश्चित रूप से वो दर्पण हमारा अवतल होगा। अब ये इसका ध्रुव है, ये यहाँ पे इसका फोकस होता है और ये इसका केंद्र होता है, क्योंकि इसका घुमाव, जिधर इसका दर्पण का घुमाव होता है, ऐसे करके हम देख लेंगे
उधरी साइड उसके फोकस और सेंटर पाए जाते हैं। सेंटर हमेशा फोकस के दोगुनी दूरी पे होता है, यानी कि फोकस जो है वो ध्रुव और सेंटर के मध्य में होता है। अब इसमें नियम क्या है? पहला नियम यही है कि जो किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, ऐसे थोड़ा तेज, तो जो किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, पहली किरण हमेशा, कोई भी इमेज बनाएंगे पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो इसके फोकस से होके चली जाती है। ऐसे वो कहाँ से होके जाएगी? फोकस से, ये फोकस से होके चली जाती है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे वो फोकस से होके जाएगी। दर्पण चाहे हमारा अवतल हो या उत्तल हो, नियम ये सबके लिए है। तो पहला नियम यही है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसी का उल्टा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे यदि हम 90 डिग्री पे कोई मिरर रख दें तो ये किरण क्या करेगी? वापस हो जाएगी, टकराएगी, जाके टकराने के बाद ये उसी रास्ते से चली जाएगी। कहने का मतलब जो दूसरी किरण है उसको फोकस पे डाल देंगे और फोकस पे डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दूसरा नियम ये है। तीसरी आपको क्या करना है? तीसरे में आपको सीधे सेंटर से डालनी है। तीसरे में कोई भी किरण इसके सेंटर से आपतित करा देंगे वस्तु से, तो यहाँ से इसके सेंटर पे जो डालेंगे ऐसे, वो सीधे जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो गोले पे हमेशा लंब होती है। तो ये लंब होती है, और लंब यानी नॉर्मल पे जब कोई प्रकाश पड़ता है तो वो उसी मार्ग में वापस चलाता है जिस मार्ग पे वो जाता है। तो ये तीसरी किरण हो जाएगी। यही 3 किरणें हमें ध्यान रखनी है। पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर वाली जो किरण है वो दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद परावर्तन वो वही फोकस से होकर निकलेगी, और जो फोकस पे ही ले लेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। दूसरी ये ले लेंगे। तीसरी किरण आपको सीधे सेंटर पे लेंगे, सेंटर वाली सीधी चली जाएगी और उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। बस ठीक है। अब इसके बाद में यदि हमने इतनी सी बातों का ध्यान रखा तो चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के हम बहुत आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब। तो सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बनाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनते हैं और यही ज़्यादा इसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहली चीज इसमें यह है कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये पहले ही ध्यान कर लीजिए, इसमें 6 बनेंगे। वस्तु को हम 6 स्थितियों में रख के अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं और उनके कैरेक्टर्स का वर्णन करते हैं, तो वही हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ पे ये 6 स्थितियाँ आपको सीक्वेंस से पहले सीखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे हैं। तो एक क्रम से हम आपको बता रहे हैं, उसी क्रम से आपको सीखना है, तो ये दोबारा आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, एट इनफाइनाइट, तो एट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को ही हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। प्रतिबिंब तो मिरर बनाता है, तो एट इनफाइनाइट। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे तब दूसरा, उसके बाद उसको धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए, इसको भी एक फिगर के माध्यम से आप समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा और ये आपको आसानी से याद रहेगा। ये जैसे हमने अवतल दर्पण लिया, ये लाइन ड्रा कर ली मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस रख लिया और ये इसका सेंटर रख दिया। ये दूर अनंत माना जाता है। अनंत का मतलब सीधे सूर्य तारे ही नहीं होते। अनंत का मतलब यदि उसकी त्रिज्या की तुलना में ज़्यादा दूरी है, कै गुनी है, तो उसे अनंत मान लिया जाता है। अब यहाँ पे जब वस्तु अनंत पे हो, यानी यहाँ पे रखी जाएगी, ये इसकी पहली कंडीशन है, उस पे देखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जब
वस्तु, जब वस्तु अनंत और ये देखिए केंद्र है के मध्य कहीं पर भी हो, तो इसको शॉर्टकट में लिख दीजिए। इधर से अब धीरे से इधर चलेंगे और प्रतिबिंब यहां से इधर भागेगा। तो वस्तु की शुरुआत हमेशा अनंत से करेंगे, प्रतिबिंब आपका फोकस से इधर को रन करेगा। तो वस्तु अनंत और सेंटर यानी दर्पण के केंद्र के मध्य कहीं पर भी हो, तब तीसरी सिचुएशन, तो ये तो यहाँ पे हो गई, ये दूसरी हो गई सेंटर और इसके मध्य, तीसरी आपको सेंटर पे ही रख देनी है। तो तीसरी कंडीशन में हम सेंटर पे ही वस्तु को रख देंगे। जब वस्तु सेंटर पर हो, सी पर हो, तो जब वस्तु सी पर होगी तब उसके बाद सेंटर और फोकस के मध्य कहीं रख देंगे। ये चौथी सिचुएशन होगी। फोर्थ नंबर, जब वस्तु सी और एफ के मध्य कहीं पर भी हो, तो ये हमको चौथी। पांचवी कंडीशन में हम फोकस पे ही रख देते हैं। तो पांचवी कंडीशन, जब वस्तु एफ पर हो, यानी कि फोकस पे ही रख दी जाएगी। छठी कंडीशन सबसे विचित्र होती है, इसलिए उसका कलर चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये हमें विशेष ध्यान रखनी है। जब वस्तु फोकस, और इसको ध्रुव बोलते हैं, फोकस यानी एफ और पी पोल के मध्य कहीं पर भी हो, तो ये 6 कंडीशन है। अब इन 6 कंडीशनों पे हम लोग इसको सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बनता है, और उनके फिर रिजल्ट निकालते हैं सबके। रिजल्ट में हमसे क्या क्या पूछा जाता है वो यहाँ पे लिख लीजिए। जो हमसे निष्कर्ष मांगे जाते हैं, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में जो है, निष्कर्ष जिससे क्वेश्चन बनते हैं, रिजल्ट, तो रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। सबसे पहला जो हमसे पूछा जाता है वो होता है कि प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, तो नेचर ऑफ इमेज। थोड़ा इसको पीछे बढ़ा के लिखिए, नहीं तो आएगा ही नहीं यहाँ से। तो पहला है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये हमें बताना पड़ता है कि कैसा है उसका। उसके बाद दूसरे में हमें लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का विन्यास, विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इमेज, वो बताएंगे इसका, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इमेज। तीसरे रिजल्ट हमें निकालना पड़ता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये पूछा जाता है। और चौथे नंबर पे इसमें जो पूछते हैं, प्रतिबिंब का प्रकृति हो गया, उसका विन्यास हो गया, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये इतनी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब इसमें ये आपको पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि प्रतिबिंब 6 कौन कौन से बनते हैं। तो जब वस्तु अनंत पे हो, यहाँ से शुरू करेंगे, जब वस्तु अनंत और सेंटर के मध्य हो, जब वस्तु सेंटर पे हो, जब वस्तु सेंटर और फोकस के मध्य हो, जब वस्तु फोकस पे हो, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव पे हो। और ये रिजल्ट हमको निकालने पड़ते हैं। तो चलिए, अब ये हमारा फ्रेमवर्क हो गया। ये आपके माइंड में यदि है, और बस वो 3 किरणें जो बताई हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे वो फोकस से होके जाएगी, और जो फोकस पे ले लेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो हम केंद्र से लेंगे वो सीधी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण हमारा ये आ गया, ये हमारा अवतल दर्पण है यहाँ पे।
ये एक अवतल दर्पण है, इस पर पॉलिश जैसे पॉलिश होती है वो दर्पण बन जाता है। उसके पहले वो सिर्फ ग्लास रहता है। M1 M2 ये लिख लीजिए। ऐसे लाइन खींच दे मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव हो गया, इधर को घुमाओ है तो ये आपका इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे हमारा ये अनंत है, तो अनंत पे हमने कोई वस्तु रख दी। अनंत वाली जो वस्तु रखते हैं कोई मुख्य अक्ष के नीचे और ऊपर ऐसे बराबर कर देते हैं, इससे आपकी इमेज बहुत सही बनेगी, सीधी। अब यहाँ से पहली किरण हमने कहा था मुख्य अक्ष के समांतर लेनी है, तो जो पहली किरण हम लेंगे ये मुख्य अक्ष के समांतर, वो फोकस से होकर चली जाएगी, दर्पण से टकराएगी। यहाँ पे अवलंब के नियमों का पालन करती हुई, वही द्वितीय नियम, ऐसे IR बराबर रहेगा, ये निकल जाएगी। और दूसरी इसके पैरों के पास से ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, तो फिर एक अनंत वाले केस में दोनों किरणें में, क्योंकि अनंत से वही किरणें पहुँच पाएंगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी या आपस में समांतर होंगी, क्योंकि समांतर नहीं है तो बीच में ही कहीं न कहीं कट कर जाएंगी और वहाँ तक आएंगी ही नहीं। अब ये आई, ये भी आपकी ऐसे टकराई और ये चली गई, दोनों देखिए फोकस पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ से चलती हैं, मैंने पहले कहा था वो वस्तु, और जहाँ पे मिलती हैं दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी टकराने के बाद, तो वो आपका प्रतिबिंब। तो इसका ये हमारी वस्तु थी, ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया। अब इसके रिजल्ट निकलिए, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, इसकी इंग्लिश हटा दे रहे हैं हम। अब देखिए तो इसकी प्रकृति यानी नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पे किरणें वास्तविक रूप से आई हैं और मिली हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा, वास्तविक होगा, वास्तविक। तो वास्तविक होगा यानी कि रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज, रियल इमेज। तो यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होती है उत्तल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पे होती है। दूसरा रिजल्ट, प्रतिबिंब का विन्यास उल्टा कैसे। अब देखिए जितने वास्तविक होते हैं वो सब उल्टे होते हैं, तो वास्तविक है इसलिए कैसा होगा, उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा। चौथा रिजल्ट, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। अभी अनंत पे है, अनंत पे जो चीज़ बहुत दूर है उसका प्रतिबिंब हमेशा बहुत छोटा बनता है, तो बहुत छोटा, बहुत छोटा, क्योंकि दूर की चीज़ें हमें छोटी दिखती हैं, जैसे हमारे पास आती बड़ी हो जाती, बहुत छोटा। और कैसा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। तो बिंदु आकार का, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज में यही अनंत वाला ही बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे स्थित है, फोकस पे, तो ये फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बस यही रिजल्ट हमसे पूछे जाते हैं। तो पहला काम हमारा ये वाला हो गया जब वस्तु अनंत पर हो। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन इसकी, जब वस्तु अनंत और सेंटर के मध्य कहीं पर भी स्थित हो, तो उसके लिए देखते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब बनने की शुरुआत फोकस से हुई है, जब अनंत पे था तो फोकस पे था, अब प्रतिबिंब इधर चलेगा, वस्तु इधर चलेगी। बस ये ध्यान रखना है, प्रतिबिंब अनंत से शुरू होता है, दर्पण की तरफ जाता है, और जो हमारा प्रतिबिंब है, वस्तु तो अनंत से दर्पण की ओर आती है, और प्रतिबिंब जो है वो हमारा फोकस से अनंत की ओर जाता है, फोकस से शुरुआत करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं वहाँ पे ये हमारी बहुत हेल्प करता है। आप ये देखेंगे इसमें, जब ये वाला करेंगे कि जब वस्तु अनंत और सेंटर के मध्य कहीं पर भी हो। चलिए फिर से हमने दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण, पॉलिश कर दीजिए इसमें, ये पॉलिश हो गई। लाइन खींच दीजिए, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। अब ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर। अब यहाँ पे अब की वस्तु जो है ये इसका अनंत था, अनंत और सेंटर के मध्य कहीं पर भी ले लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है, ये हमारी AB है, तो यहाँ अनंत के लिए मुख्य अक्ष नहीं मिलता, लेकिन बाकी की आप ले सकते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही लेनी है, और मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से होके चली जाती है। दूसरी किरण हमें फोकस पे लेनी है, जो फोकस पे ले लेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल जाती है, और दोनों जहाँ पे मिलेंगी, जहाँ मिलती हैं वही हमारा प्रतिबिंब है। तो AB हमारी वस्तु थी, ये देखिए वस्तु है, और ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। A के पास से आइए तो ये A डैश,
और बी के पास से चले आइए, ये किरण आई है तो ये बी डैश, यानी उल्टा हो गया। अब यहाँ पे यही चीजें हमें फिर लिखनी है। देखिए किरणें वास्तविक रूप में आके यहाँ मिल रही हैं, तो ये भी प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। लेकिन अब ये थोड़ा बिंदु आकार का तो नहीं रह गया, क्योंकि वस्तु थोड़ा करीब आती जाएगी, प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, तो छोटा बन रहा है। ऐसा बन रहा है छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, तो जब वस्तु ये फोकस से इधर बढ़ा है तो फोकस और सेंटर के मध्य, तो उसको लिख लीजिए सिंपल, फोकस और सेंटर के मध्य कहीं पर भी। यदि वस्तु इधर अनंत और सेंटर के मध्य कहीं पर भी है तो फोकस और सेंटर के मध्य कहीं पर भी प्रतिबिंब होगा। तो ये इसकी दूसरी कंडीशन पूरी हुई। अब इसके बाद में इसकी तीसरी कंडीशन, तीसरी जो है, जब वस्तु सेंटर पे हो, तीसरी वाली इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो है जहाँ पे जितनी बड़ी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। यानी कि ये समान सेम साइज पूछता है कि सेम साइज का प्रतिबिंब कब बनेगा, कैसे बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा। तो अवतल दर्पण द्वारा सेम साइज, क्योंकि वैसे सेम साइज समतल दर्पण बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण हर प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के आकार से भी, वस्तु से छोटे भी और वस्तु से बड़े भी। तो ये इसका ध्रुव हो गया P, ये आपका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। अब की हमें सेंटर पे ही रखना है। सेंटर पे हमारी ये वस्तु आ गई, ये कोई वस्तु रख दी हमने AB। अब ये वस्तु AB सेंटर पे रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी सेंटर पे ही बनेगा। ये केस थोड़ा सा स्पेशल केस है, तो पहले ही बना लीजिए, नहीं तो फिर रे डायग्राम सही नहीं आता है। ऐसे यहाँ से निकल गई, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं हमेशा की तरह, तो यहाँ पे भी ले लीजिए, इसे निकाल दीजिए। दूसरी किरण फोकस से लेते हैं, फोकस वाली ऐसे निकलती है, फोकस वाली मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए यहीं पे मिल गई तो ये इसका प्रतिबिंब हो गया, तो ये B डैश A डैश, ये इसका प्रतिबिंब है। अब जो सेंटर पे वस्तु होगा तो प्रतिबिंब जब भी सेंटर पे है तो सेम साइज के होंगे, लेकिन किरणें यहाँ पे देखिए वास्तविक रूप में आई हुई हैं, तो वास्तविक रूप में किरणें आई हैं तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक ही रहेगा, उल्टा ही रहेगा। जितने वास्तविक होते हैं वो सब उल्टे होते हैं, लेकिन वस्तु के छोटा नहीं। यही सिचुएशन है जहाँ पे सेम साइज में बनता है, सेम साइज यानी वस्तु के समान, वस्तु के समान आकार का, तो वस्तु के समान बनता है आकार में। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, सेंटर पे ही है, तो जब वस्तु सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे ही प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा। तो ये इसकी हमने तीसरी कंडीशन पढ़ ली। अब चलते हैं अगली कंडीशन में। अगली सिचुएशन, जब वस्तु सेंटर और फोकस के मध्य हो, तो फिर से हम अपना दर्पण बना लेते हैं ऐसे। ये हमारा आ गया एक अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब हमें कहाँ पे रखनी है, सिचुएशन हमारी चौथी वाली है, फोर्थ। तो जब वस्तु सेंटर और फोकस के मध्य हो, सेंटर ये, फोकस ये है, यानी वस्तु हमारी यहाँ पे आएगी, ये AB एक वस्तु हो गई। अब पहली किरण फिर वही चीज मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो फोकस से होके चली जाती है दर्पण से परावर्तन के बाद। अगली किरण फोकस से ले लीजिए, फोकस वाली मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। दोनों ये जहाँ पे मिल जाएंगे वैसे ही ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश और B डैश। तो प्रतिबिंब यहाँ पे भी उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन साइज इसका जो है, अब देखिए वस्तु से पहली बार बड़ा हो गया है, क्योंकि सेंटर पे समान हो गया, तो ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा। कहाँ पे बन रहा है, तो ये इधर अनंत है और ये सेंटर है, अनंत और सेंटर के मध्य। तो सेंटर तो लिखा ही है, अनंत और लिख लीजिए, अनंत और सेंटर के मध्य। इस तरीके से आप बना के करेंगे तो ये बहुत इजी पड़ता है। ये आप एक बार सीक्वेंस लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, और 3 किरणें बस याद रखिए। अब आखिरी 5वें नंबर की, जब वस्तु फोकस पे ही हो, जब वस्तु फोकस पर ही हो, तो जब वस्तु फोकस पे होगी, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो जब वस्तु फोकस पे होगी तब देखिए एक दर्पण बना लिया हमने अवतल, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष प्रिंसिपल, ये फोकस
और ये इसका सेंटर। आपकी फोकस पे ही रखनी है, तो ये इसका फोकस है, इसी पे हमने रख दी। ये वस्तु हमारी ये भी रखी हुई है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे, समांतर वाली जो है फोकस से होकर ऐसे चली जाती है। अब आगे कहाँ से ले जाएं, क्योंकि ये तो आगे बढ़ गया है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा, वरना बच्चे यहीं पे फंस के गलती करते हैं। अब यहाँ पे केवल ध्रुव बचा हुआ है, तो ध्रुव पे डालिए, और ध्रुव पे जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो अपवर्तन के द्वितीय नियमों का पालन करती है। द्वितीय नियम का सेंस है कि वो जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएगी, ऐसे। तो जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए चली जाती है। अब ये समांतर हो गई हैं, तो समांतर तो कभी मिलेंगी नहीं, तो ये मान लिया जाता है कि ये अनंत पे मिलेंगी। चलिए, तो ध्यान करिए कि जब वस्तु हमने अनंत पे रखी थी तो उसका फोकस पे सेंटर बना था, मतलब प्रतिबिंब बना था, और जब वस्तु हमने फोकस पे रख दी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे चला गया। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ चला गया? अनंत पे। तो उल्टा है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है इसमें। अब यहाँ पे कंडीशन लिखिए, प्रकाश तो गया है तो वास्तविक होगा, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा वस्तु से, इन लार्ज, इसको बोलते हैं इन लार्ज। तो इन लार्ज इमेज प्राप्त होगी, और कहाँ प्राप्त होगी? अनंत पे। अनंत पे बनेगा जाकर के, जब अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। अब लास्ट कंडीशन बची है जो थोड़ी बच्चों को समझ में कम आती है, लेकिन आप इसी फ्रेमवर्क से काम करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी पड़ेगा। अब देखिए, फिर से हमने रख लिया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में फिर वही चीज़, ये इसका मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ध्रुव इसका मध्य बिंदु होता है M1 M2 का, ये इसका फोकस हो गया, और ये इसका सेंटर हो गया। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो, अब फोकस के आगे पहुँचा दिया है वस्तु को, जब आगे पहुँचा दोगे, लेकिन पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही, और मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से ही जाएगी। इसको ऐसे निकाल दीजिए, तो ये फोकस से होके चली जाएगी हमेशा की तरह। दूसरी किरण आप इसके ध्रुव पे ही ले लीजिए ऐसे। तो जब ध्रुव पे ले लोगे, वो परावर्तन के द्वितीय नियम आई आर को बराबर करेगी, आने वाला कोण आई और जाने वाला कोण आर, क्योंकि जो मुख्य अक्ष होता है वो अवलंब होता है, नॉर्मल होता है। अब ये किरणें तो मिलेंगी नहीं जो परावर्तित किरणें हैं, तो इसलिए इनको पीछे करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको पीछे बढ़ाएंगे, और जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे कहीं मिलती तो नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मिलाई जाती हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पे पहली बार आपको ये भी मिला होगा, पीछे भी बना होगा पहली बार, और पहली बार सीधा भी हो गया होगा। तो ये A डैश B डैश पहली बार सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, और लेकिन दर्पण के पीछे भी बना है। तो यहाँ पे सारी कंडीशन इसमें बदल जाती, तभी हमने कहा था कि छठी वाली कंडीशन को ग्रीन कर लीजिए, ये थोड़ी डिफरेंट कंडीशन है, इसके रिजल्ट सारे उलट जाते हैं, सारे रिजल्ट इसके पलटते हैं। तो इसे हमें ऐसी चीज़ों को दिमाग में भी रखना होगा, पढ़ते समय दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में इन्हीं जगहों पे गलतियां होती हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक रूप में तो प्रकाश गया ही नहीं है, तो ये आभासी हो गया प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी को कहते हैं वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज बन रही है हमारी, वर्चुअल इमेज बन गई। प्रतिबिंब का विन्यास, तो जो आभासी होते हैं वो सब सीधे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आभासी होते हैं वो सब सीधे होते हैं, इरेक्ट। तो इरेक्ट है। प्रतिबिंब का जो आकार है, आकार देखिए वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे है। हमने कहा इसके सारे केस अलग हैं, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। सारे रिजल्ट हमारे निकल गए। अवतल दर्पण की 6 कंडीशन थी, 6 की 6 हम लोगों ने पढ़ ली। अब केवल हमारा जो बचा हुआ है वो उत्तल बचा है, और उत्तल दर्पण की 2 ही स्थितियां हैं, बाकी उसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि उसका घुमाव उधर साइड को होता है और प्रकाश हमेशा बाईं ओर से पड़ता है। तो एक अनंत और ध्रुव 2 ही चीज़ मिल पा रही है, इसलिए उसकी 2 ही स्थितियाँ हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए अच्छा तरीका है कि उत्तल दर्पण में प्रकाश तो बाईं ओर से पड़ेगा, और बाईं ओर उसमें केवल आपको अनंत मिल जाएगा और ध्रुव मिल जाएगा, और जो सेंटर फोकस है वो तो सब उधर साइड चले जाएंगे। तो अब हम लोग एक काम इसमें और कर दें, इसकी एक टेबल आपकी बना देते हैं, क्योंकि टेबल से ये रिजल्ट आप बहुत शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसी में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी से आपकी टेबल फॉर्म हो जाएगी।
ये ऐसे खींच दीजिए, ये ऐसे लाइन बना लीजिए। बस इसी में आपके अपने आप पूरे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ये तो ये इसका पढ़ने का सबसे सिस्टमैटिक तरीका है। यहाँ पे आपको लिखना ही नहीं है, ये वस्तु की स्थिति ऑलरेडी लिखी हुई है, क्योंकि वस्तु ही हम अपने हिसाब से कहीं इधर उधर रख सकते हैं। वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थितियां तो पहले से लिखी हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब प्रतिबिंब की स्थिति हमको लिखनी रहती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद में इसकी प्रकृति लिख देंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज इसमें लिख लीजिए। और उसके बाद में उसकी एक चीज और आपको लिखने रह गई है, तो उसका आकार, प्रतिबिंब का आकार, वो इधर साइड हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार, चलिए देखते हैं। तो जब वस्तु हमारी अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे था। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी? वास्तविक थी, वास्तविक यानी कि रियल इमेज बन रही थी। और उसका आकार कैसा था? अनंत पे होगी तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब बहुत छोटा का मतलब डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज, बिंदु आकार का। अब वास्तविक है, तो वास्तविक है तो वो तो पहले बताया, जितने वास्तविक होते हैं वो सब उल्टे होते हैं। वास्तविक होते हैं वो सब उल्टे होते हैं, वास्तविक उल्टा। अब आ जाइए इसमें, जब वस्तु हमारी अनंत और सेंटर के मध्य थी तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और सेंटर के मध्य आ गया था। उसके बाद इसका कैसा था? ये भी वास्तविक और उल्टा था, लेकिन ये पॉइंट आकार का नहीं था, पर वस्तु से छोटा था, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। तीसरे में जब वस्तु हमारी सेंटर पे हो तो सेंटर पे ही मिलता है और सेम साइज का मिलता है। ये कंडीशन तो बिल्कुल सेम साइज। एक मिनट, ये तो वास्तविक है तो वास्तविक ही रहेगा, और प्रतिबिंब का आकार जो है वो सेम साइज, सेम साइज यानी वस्तु के समान। और वास्तविक जितने रहेंगे वो सब उल्टे रहेंगे। जब वस्तु हमारी सेंटर और फोकस के मध्य हो, तो जब सेंटर और फोकस के मध्य होगी तो ये सेंटर और अनंत के मध्य हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, और ये भी वास्तविक ही रहेगा। और ये आपका अब ये वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ समान हो गया था, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब वस्तु फोकस पे होगी तो फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे चला जाएगा, वास्तविक ही रहेगा। वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इन लार्ज। लास्ट वाली कंडीशन जब फोकस ध्रुव पे होगी तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ जाएगा? दर्पण के पीछे। ये अलग कंडीशन है, दर्पण के पीछे चला जाता है। तो दर्पण के पीछे चला जाता है तो वास्तविक तो रहेगा नहीं, तो ये आभासी हो जाता है, आभासी। यही सिचुएशन अलग है, आभासी मतलब ये वर्चुअल हो गया, वर्चुअल। और वो आभासी जो होते हैं वो सब सीधे होते हैं, आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो सब सीधे बनते हैं, और जो वास्तविक होते हैं वो उल्टे बनते हैं। और ये वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हम आराम से इसको तुरंत टेबलेटेड भी कर सकते हैं, टेबल में इसको ले सकते हैं। तो हमने इसको समझ भी लिया। समझने के बाद उस तरीके से समझेंगे तो टेबल इसकी ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगी, और ये हमेशा आपको परीक्षा के समय बहुत सपोर्ट मिलेगी, तुरंत याद आ जाएगी। चलिए, अब उसके बाद अवतल दर्पण को हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब अवतल दर्पण में एक निष्कर्ष निकला है, वो नोट पॉइंट हमारा ध्यान कर लें। अवतल दर्पण के लिए एक नोट पॉइंट है कि अवतल, देखिए तुरंत इसमें सब दिख रहा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जो हमारी इमेज बनी है, प्रतिबिंब यानी कि जो इसकी हमें इमेज प्राप्त हुई है वो दोनों हैं, यानी कि वास्तविक भी है, वास्तविक रियल भी है, सामने देख लीजिए,
और 5 इमेजें रियल प्राप्त हुई हैं और एक इमेज, 5 तो रियल प्राप्त हुई है लेकिन एक इमेज जो है वो आपकी आभासी हो गई है, यानी काल्पनिक कहते हैं आभासी, आभासी वर्चुअल। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ इसका जो प्रतिबिंब है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो 5 तो ये हो गई, ये ध्यान हो गया। आगे देखें तो इसमें जो है जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है वस्तु, ऐसे लिख लीजिए वस्तु और प्रतिबिंब, ऐसे प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब, इसमें वस्तु जो है कि वस्तु से छोटा भी बनता है प्रतिबिंब, तो ऐसे लगा दो, और वस्तु के समान आकार का भी बनता है प्रतिबिंब, तो इस तरीके से भी लगा दीजिए, यानी समान भी रहता है अवतल में, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, तो इस तरीके से, यानी इसमें तीनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, वस्तु से छोटा भी, वस्तु के समान आकार का भी, और वस्तु से बड़ा भी। और वास्तविक जो है वो 5 और 1 इसमें वर्चुअल प्राप्त होती है। तो ये निष्कर्ष आपको विशेष दिमाग में ध्यान रखना है। इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो अवतल दर्पण से कोई क्वेश्चन आपका कभी मिस नहीं होगा, और जब भी इसको रिवाइज मारेंगे, एक बार देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा। तो ठीक है, इसी में हम लोग अब आगे जो बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण को पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण में बहुत ज़्यादा है ही नहीं कंडीशन, 2 ही सिचुएशन है, और वो बहुत ज़्यादा इसीलिए उतना पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन हमें हर चीज़ को सही से पढ़ना है यदि कोई अच्छे कंपटीशन में जाना है तो। चलिए अब हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाई, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें वस्तु की स्थितियां, क्योंकि वस्तु ही हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, बाकी प्रतिबिंब तो वो दर्पण बनाता है। तो वस्तु की स्थितियां, पोजीशन जो है वो 2 ही है। एक, जब वस्तु अनंत पर हो, एक बार हम अनंत पे रख के बनाएंगे, और दूसरी जब वस्तु अनंत और पी मतलब ध्रुव के मध्य हो, के मध्य हो। तो ये 2 स्थितियां हैं। और चलिए रिजल्ट तो सारे निकालने पड़ते हैं, तो हम पहले इसके 2 ही हैं तो ये बना लेते हैं। ये हमारा इधर को घूमेगा, इसके अंदर साइड दबे हुए भाग पे पॉलिश होती है, तभी उत्तल बनता है। यहाँ पे M1 और M2 लिख दीजिए, ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब ये उत्तल दर्पण बन गया। मुख्य अक्ष खींचिए ऐसे सीधे। अब इसका घुमाव इधर साइड को है, ऐसे करके देख लेंगे तो इधर को घुमाव है, तो इसका सेंटर और फोकस दोनों इधर ही मिलेंगे आपके। अब ये इसका ध्रुव हो गया। प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही डालते हैं, तो ये इसका अनंत हो गया। वस्तु जब आप एक बार पहली सिचुएशन में अनंत पे रख देंगे, तो अनंत वाली जो है, अनंत वाली वो प्रकाश की किरणें वही पहुंचेंगी दर्पण तक जो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी या परस्पर समांतर होंगी। परस्पर समांतर होंगी वही ऐसे जाएंगी। अब ये इसका अविलंब जानने के लिए आप सेंटर से इसको कनेक्ट कर लीजिए, तो ऐसे जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए ऐसे ये निकल जाएगी। अब इसको पीछे को भी बैक करेंगे। एक दूसरी किरण ले लीजिए यहाँ से, ये इसका भी वही हाल है। यहाँ से हम इसमें अविलंब ले सकते हैं ऐसे, और ये भी हमारी ऐसे निकल जाएगी। अब ये किरणें पहली ये और दूसरी ये इधर जा रही है, दूसरी वाली पहली वाली इधर, ये तो कभी मिलेंगी नहीं, तो ये मिलती नहीं है, इनको मिलाया जाता है। पीछे बैक करके इनको मिलाया जाता है, इसीलिए इसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है। तो फोकस पे बनता है। रिजल्ट अभी इसके हम लिख लेंगे, उसके बाद दूसरी स्थिति को भी देख लें। चलिए इसके रिजल्ट
निष्कर्ष लिख लेते हैं। तो निष्कर्ष इसके यहाँ पे निष्कर्ष, यहाँ पे इसमें पर्याप्त जगह है, यहाँ पे लिखते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो है रिजल्ट इसके कौन कौन से हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला हमको बताना पड़ता है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ प्रकाश तो वास्तविक रूप में गया ही नहीं है, तो ये कैसा है, आभासी है, आभासी प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब जो फॉर्म हुआ है वो आभासी हुआ है, आभासी मतलब वर्चुअल, वर्चुअल हो गया। उसके बाद दूसरा, प्रतिबिंब का विन्यास, प्रतिबिंब का विन्यास। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इमेज, तो जितने आभासी होते हैं वो सब सीधे होते हैं, सीधा, इरेक्ट। तीसरा इसमें लिखते हैं इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ये आपसे पूछी जा सकती है, कहाँ स्थित होगा। तो सीधे देख लीजिए, फोकस पे है, अनंत वाले का संबंध फोकस से ही रहता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अब उसके बाद चौथी कंडीशन, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज। तो जो साइज है इसमें दोनों साइज हमेशा ऐसे लिख लीजिए, प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा ही बनता है, इसमें हमेशा छोटा ही बनता है। तो पहला ये हो गया, ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन इसकी एक और बची है, जब वस्तु हमारी अनंत और फोकस पे हो। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, या फिर इसको मिटा देते हैं। दूसरा यहाँ पे अलग बना देते हैं, इसमें देखो ये हमारा, ये दूसरा आ गया आपका उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये ध्रुव है, ये अनंत है। यहाँ अनंत और इसके मध्य दूसरी सिचुएशन बस यही है, पहली ये थी। तो पहली किरण इसकी मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंगे, हमेशा लेते चले जाते हैं। समांतर वाली अब इधर तो जाएगी नहीं, ऐसे अपवर्तन के द्वितीय नियमों का पालन करते हुए चली गई। उसके बाद दूसरी किरण इसकी जो है, इसको पीछे बैक कर लीजिए। दूसरी किरण इसकी सेंटर से लेते हैं, सेंटर से। तो सेंटर वाली क्या करेगी, वो तो जिधर जाएगी उधर पॉलिश है, तो इधर जाके फिर वापस हो जाएगी इसी पे। तो इसे पीछे ऐसे ले जाएंगे। तो ये एक्चुअल में मिलता नहीं है, ये मिलता हुआ प्रतीत होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारी ए बी वस्तु थी, ये इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। रिजल्ट इसमें देखें सब सामने है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति फिर देखिए, इसके दोनों आभासी रहते हैं। तो ये आभासी है, आभासी मतलब वर्चुअल है, दोनों वर्चुअल इमेज प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों उधर ही बनती है, उधर तो पॉलिश है। तो ऐसे याद रखेंगे, इसकी उधरी साइड बनती है, उधर तो पॉलिश लगी हुई है, इसलिए सब वर्चुअल हो जाते हैं। प्रतिबिंब का विन्यास, जो आभासी होते हैं वो सब सीधे रहते हैं, ये तो हमें सीधे याद रखना, इरेक्ट होगी, तो इरेक्ट इमेज बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, फोकस और ध्रुव के मध्य है, तो फोकस और पोल के मध्य बन रहा है। आकार इसमें हमेशा छोटा ही बनता है, तो वस्तु से हमेशा छोटा ही रहता है। ये आपका उत्तल और अवतल दर्पण दोनों कंप्लीट हो गए हैं। इसका नोट पॉइंट ध्यान कर लीजिए, इसमें नोट हमें क्या रखना है, इसमें हमें दो चीज़ें नोट करके रखनी है, जो विशेष बिंदु हमें रिजल्ट मिले। तो इसका एक तो प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज है वो हमेशा जो उत्तल दर्पण होते हैं वो आभासी बनाते हैं, आभासी यानी वर्चुअल बनाते हैं। ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसका जो प्रतिबिंब होते हैं, जब आभासी है तो सीधा तो होगा ही होगा, तो ऐसे ध्यान रहेगा।
दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि वस्तु से हमेशा छोटे रहता है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का जो साइज है ये हमेशा छोटा रहता है वस्तु से, तो वस्तु से छोटा ही रहता है। ये दो बातें हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम ठीक इसके आगे बढ़ते हैं और आपको इन गोलीय दर्पणों के यूजेज और बता देते हैं। बस आप 30 सेकंड वेट करिए, अभी मैं बता रहा हूँ। अवतल और अवतल दर्पण में केवल हम लोगों का भी इतना छूटा हुआ है कि इसके यूजेज, जब इसके विषय में हमने सारी चीज़ सीख ली, कैसे ये प्रतिबिंब बनाता है, कैसे बनाता है, छोटे बनाता है, बड़े बनाता है, समान बनाता है, समतल दर्पण भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसमें इनके यूजेज और किसी भी चीज़ का जो यूज है, प्रयोग है, वो उसके गुणों के आधार पे होता है। तो अब हम लोग समतल दर्पण के प्रयोग भी हम देख सकते हैं। गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण का या के प्रयोग मतलब यूजेज और तीसरा वाला जो है वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के प्रयोग यानी यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर। तो ये इनके यूजेस देखते हैं और यूजेस को बहुत आसान है, बस इसके गुणों को समझ लीजिए। तो सबसे पहले इनके गुण मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, अब सारा कुछ पढ़ लिया तो उनके गुण तो समझ में आ ही गए होंगे। दूसरा अवतल दर्पण के गुण, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण के गुण, तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समतल दर्पण में क्या प्रॉपर्टी मिलती है? समतल दर्पण की सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है कि इससे जो वस्तु और प्रतिबिंब, पहली चीज नंबर एक, इसका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब हमेशा मतलब ऑलवेज आभासी बनता है। वो आभासी बनता है इसलिए वो सीधा भी रहता है। और दूसरी चीज, वस्तु के समान आकार का और दर्पण से समान दूरी पर, बस ये इसका गुण है। इसका गुण क्या है? इसमें गुण बहुत है, ये गुणवान दर्पण है। अवतल दर्पण को गुणवान दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण है। नंबर एक, ये आपका जो है, एक तो ये कन्वर्जिंग है, यानी कि ये अभिसारी दर्पण है। इसी को अभिसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। एक गुण तो इसका, आने वाली प्रकाश किरणों को एक पास जमा करता है, एक गुण तो इसका ये है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा गुण इसका जो है वो है, ये जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वो वस्तु से छोटा भी बनता है ना, वस्तु से बड़ा भी बनाता है और वस्तु के समान आकार का भी बनाता है। तो ये इसकी क्वालिटी है। तो बड़ा वाला जो होता है, जो बड़ा वाला होता है इसका और समान आकार, ये सारे इसमें मिलते हैं। इसमें देखिए अवतल दर्पण का जो गुण है, वो पहला गुण ये है कि ये अपसारी है, अपसारी दर्पण कहा जाता है, यानी डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर जो प्रकाश आपतित होता है उसको फैला देता है, ये जमा करता है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? जमा करना। तो
तो ये प्रकाश अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को जमा करता है, एक जगह इकट्ठा करता है और ये उसको फैलाता है, फैलाने का काम करता है। ये ध्यान रखिए, इन्हीं गुणों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जमा करेगा या इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करता है, कलेक्ट। दूसरा गुण यह है कि इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा रहता है, सीधा रहता है, लेकिन सीधा रहता है तो सीधा है इसलिए आभासी है और छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। बस इन्हीं गुणों का प्रयोग करके इसके प्रयोग लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल के ही लिख देते हैं। इसका देखिए पहला, ये तो गुण है, पहला इसका प्रयोग जो है वो ट्रक या मोटरसाइकिल, कारों, इसमें पीछे के, बैक साइड के पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे, क्योंकि ये लंबा एरिया कवर करता है, काफ़ी क्षेत्र की सीधे प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए इसको ट्रक, मोटर, कारों, पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए ड्राइवर के बगल में देखो लगा होता है, एक ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा रहता है, इससे वो पीछे का देखता है, तो वो आपका अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि पीछे की ये रेंज ज़्यादा कवर करता है और सीधी और छोटी वस्तुएं उसको आगे दिखाता है, तो पीछे काफ़ी दूर तक की रोडों की वस्तुओं को ये दिखा देता है। एक तो लाभ इसका ये है। दूसरा, इसको स्ट्रीट लाइटों में, जो सड़क या चौराहों पे, सड़क या जो चौराहों पे लगती हैं, तो चौराहों पे जो लाइटें लगती हैं, लाइटें स्ट्रीट लाइट बोलते हैं जिसको, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, तो जो स्ट्रीट लाइटें लगती हैं उनको फैलाना रहता है। जैसे ये खंबा है, अब इस खंबे में यहाँ पे लाइट लगाई गई है, अब कोशिश यही की जाती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैले, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फैलेगी। और फैलाने का काम, मैंने पहले ही कहा था, फैलाने का काम कौन करता है? वो उत्तल दर्पण करता है। तो इसलिए जो चौराहों पे या जो मिरर लगे होते हैं वो सब उत्तल दर्पण होते हैं। तो ये दो इसके सबसे बड़े यूजेज हैं, दोनों इसके गुणों के आधार पे। उत्तल दर्पण का देखिए, अवतल को देख लीजिए। अवतल दर्पण का पहला गुण क्योंकि ये तो छोटा बड़ा हर प्रकार का बना जाता है, तो अवतल दर्पण डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर लोग इसमें कान, नाक, गला आदि को देखने के लिए इसको सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं या बड़ा बड़ा बना के दिखाता है, तो इनको गलों को देखने के लिए इस लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, दांतों में भी अंदर क्या कैविटी है, कैसी है, उसको भी देखने के लिए उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सारे कैरेक्टर हैं तो उसको बड़ा देखना होता है, तो वहाँ पे भी ये यूज कर लेते हैं। तो दांत वाले डॉक्टर भी इसको रखते हैं। और तीसरा प्रयोग इसमें, जो प्रकाश, जो ट्रक हो गया, ट्रक, कार या जो मोटरसाइकिलें हैं, इसमें आगे की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइटें, तो हेडलाइटों को बहुत दूर तक प्रकाश भेजना होता है, और बहुत दूर तक प्रकाश भेजने के लिए इसके फोकस पे जब रख दिया जाता है बल्ब को, तो वो फोकस वाली चीज़ों को कहाँ भेजेगा? फोकस पे ऐसे रख दिया मान लीजिए हमने, अब फोकस वाली को ये अनंत पे भेज देता है, सीधे ऐसे चली जाती हैं, तो बहुत दूर तक लाइट इसीलिए जाती है। तो ये इनमें हेडलाइटें जो होती हैं गाड़ियों की या ट्रेन की जो हेडलाइटें हैं वो इसी की लगी होती है। जो लाइट को हमें बहुत दूर भेजना है तो उसके फोकस पे रख देते हैं, वो तुरंत अनंत पे कर देता है। यहाँ पे जरा साफ फिगर में देखें इसका करेक्टर, ये वाला जो हेडलाइटें इसको बनाने का कारण, तो ये इसका यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये यहाँ पे फोकस हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। अब फोकस पे बल्ब लगा दिया गया, ऐसे यहाँ पे बल्ब लगा होता है, जलता है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे चारों तरफ को निकल रही हैं। अब इससे जो फोकस पे है, तो फोकस पे आने वाली, पहले बताया था कि जो अनंत से प्रकाश की किरण आती है वो फोकस पे मिलती है, और तो जो फोकस पे रख देंगे तो वो कहाँ चली जाएगी? अनंत पे, तो अनंत पे चली जाएगी। और अनंत वाली किरणें बहुत दूर तक जाती हैं, अनंत तक जाती भी हैं, इसलिए प्रकाश को जब बहुत दूर तक भेजना होता है तब हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब रही बात समतल दर्पण की, तो इसमें तो जितनी दूरी पे खड़े होंगे, जितना बड़ा होगा उतनी दूरी पे उतना बड़ा दिखता है और
सीधा रहता है इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये इनके सारे गुण थे। इनकी प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे तो उसको आराम से कर सकते हैं। प्रकाश को एक जगह जमा करना हो, फोकस करना हो, तब भी इसी का प्रयोग करते हैं, एक जगह कलेक्ट करने के लिए, इसलिए माइक्रोस्कोप में भी इसका प्रयोग करते हैं। और वो जो एक मिरर होता है जिससे कागज जलाते हैं, कागज जलाने के लिए उसमें हम एक पास प्रकाश किरणों को जमा करना रहता है, तो उसमें भी क्योंकि ये एक कन्वर्जिंग यही है, सारे प्रकाश की किरणों को एक जगह जमा करेगा तो वहाँ पे कागज फोकस पे रखने से जल जाता है। तो उसमें भी यही लेंस लगा होता है, मतलब दर्पण लगा होता है। और जो लेंस आता है वो लेंस की प्रॉपर्टी आपको आगे बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, इसमें अपने 4th पार्ट में हमने गोलीय दर्पण को आपको समझाने का पूरी कोशिश की। आप लोग प्रयास करिएगा, इसको जैसे मैं बता रहा हूँ यदि एक बार समझने का सही से प्रयास करें तो निश्चित रूप से ये चीज़ सब आपके समझ में आएगी। और मैं आपको यहाँ पे हर चीज़ ऐसे ही बहुत और आसानी से जो शुद्ध भाषा और सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप देखते रहिए और न्यू ब्राइट वे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए यदि समझ में आया तो। जी ठीक है, तो चलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।